नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना के जो राजदूत हैं टू बांग्लादेश, जी हां, भारत में नहीं, जो चाइना के राजदूत हैं बांग्लादेश में, इन्होंने ये कमेंट कर दी कि मैं भारत का बहुत बड़ा फैन हूं। और यहां पर आप देख पाओगे, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इनकी ये स्टेटमेंट है ना कि बिग फैन ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट इंडिया में पॉपुलर हो गई, बांग्लादेश में पॉपुलर हो गई। चाइना के सोशल मीडिया में लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्टेटमेंट हमारे एम्बेसडर ने क्यों दे दी, इनको ये सब बोलने की क्या आवश्यकता थी। और साथ ही साथ कई चाइना के लोग कह रहे हैं, देखो घूम फिर के बात तो इन्होंने ठीक ही कही है, इंडिया ने कई सदियों तक चाइना पर कल्चरली डोमिनेट किया है। तो बिल्कुल आज भी चाइना में कई लोग हैं जो इंडिया के कल्चर, इंडिया की हिस्ट्री के बहुत बड़े फैन हैं। और आगे चाइना के जो एम्बेसडर हैं टू बांग्लादेश, इन्होंने ये भी ऐड किया कि मैं चाहता हूं कि इंडिया और चाइना मिलके काम करें। हम इंडिया को, मतलब कि चाइना के लोग इंडिया को एक दुश्मन की तरह नहीं देखते। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि ये स्टेटमेंट आई है चाइना के टॉप ऑफिशियल की तरफ से एक ऐसे टाइम में जब जयशंकर साहब ने रिसेंटली, जो चीन के एम्बेसडर थे टू इंडिया, इनको जाने से पहले बहुत कुछ सुनाया। और अभी तक मोदी जी ने शी जिनपिंग को कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया थर्ड टर्म जीतने के लिए। अभी रिसेंटली आपको पता होगा कि शी जिनपिंग को मिल चुकी है थर्ड टर्म। आने वाले 5 सालों तक शी जिनपिंग रहेंगे चाइना के प्रेसिडेंट। तो ना मोदी जी ने, ना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने, किसी ने भी कोई कॉन्ग्रेचुलेशन का लेटर अभी तक चाइना को नहीं भेजा है। तो इस वीडियो में जरा हिस्ट्री देखते हैं कि किस तरीके से इंडिया ने डोमिनेट किया है चाइना को कल्चरली। और हर 5-6 दशकों में आप देखोगे एक चाइना का कोई एम्बेसडर, कोई बड़ा आदमी खुद ही बोल पड़ता है कि हाँ जी, इंडिया ने हमें बहुत डोमिनेट किया। नाउ ये आपके सामने फोटो है हु शी की। ये चाइना के बहुत ही फेमस पॉलिटिकल थिंकर, इनके एम्बेसडर, यूएन में रिप्रेजेंट किया चाइना को। एक आप कह लीजिए बहुत ही बड़ी फिगर है चाइना की डिप्लोमेटिक हिस्ट्री में। इन्होंने ओवर द इयर्स बहुत सारी किताबें लिखी है, इनके कई स्पीचेस काफी फेमस हैं। इंडिया में वैसे मैं आपको बता दूं कि इनकी एक कोट बहुत ज़्यादा फेमस है। जब यूनाइटेड नेशंस में हु शी खड़े हुए थे एक बार, तब इन्होंने इंडिया के बारे में ये कहा था कि इंडिया ने कब्जा लिया था, कॉन्कर कर लिया था, और फिर डोमिनेट भी किया चाइना को कल्चरली 20 सदियों तक। एक सदी में कितने साल होते हैं? 100 साल। तो 20 सदियां कितनी हो गई? ये कह रही है कि 2000 साल तक इंडिया ने कब्जा के रखा और डोमिनेट किया चाइना को विदाउट एवर हैविंग टू सेंड ए सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर, बिना एक सैनिक भेजे। पूरा आप कह लीजिए जो जिस तरीके से चाइना के लोग सोचते थे, जो रिलीजन ये लोग फॉलो करते थे, जो इनकी कस्टम्स थी, ये सब भारत से आ रहा था। ये चाइना के एक बहुत बड़े डिप्लोमेट ने खुद कहा था यूएन में खड़ा होकर। और इस कोड को आप ऐसे गूगल करोगे तो आपको ये कोड मिल जाएगी। और इस कोड के पीछे रीजन भी आपको समझना होगा। बुद्धिज्म आप अगर देखो, बुद्धिज्म की शुरुआत कहां से हुई? भारत से हुई। और फिर बुद्धिज्म पूरे एशिया में लगातार फैला, अफगानिस्तान से लेकर चाइना, फिर जापान, फिर आज के समय जो आसियान देश हैं, हर जगह बुद्धिज्म फैला भारत से। और चाइना में आज भी आप अगर देखोगे तो पुराने इनके पास रिकॉर्ड मिलेंगे, टेक्स्ट मिलेंगे, जहां पर बुद्धिज्म के बारे में बहुत सारी जानकारी है। संस्कृत में वो टेक्स्ट है। तो ये भी हमको पता लगता है कि एक टाइम था 500 बीसी से लेकर 600 एडी के बीच में, जब भारत से बहुत सारे जो बुद्धिज्म के एक्सपर्ट थे ये चाइना में जाते थे, इनके एम्परर इनको बुलाते थे और फिर संस्कृत में चाइना के जो स्कॉलर्स थे उनको सिखाते थे, इंडिया के स्कॉलर्स, कि देखिए ये बुद्धिज्म के मेन टेनेंट्स हैं, इस तरीके से हम फॉलो करते हैं बुद्धिज्म में हमारे ये बिलीव्स हैं। तो चाइना में कई सदियों तक जो रिलीजन डोमिनेंट था वो भारत से ही आया था। भारत ने लिटरली चाइना को बताया कि आप रिलीजन फॉलो कैसे करते हैं। फिर उसके बियॉन्ड आप अगर जाओ तो आपने काफी बार शाओलिन कुंग-फू के बारे में सुना होगा। तो शाओलिन कुंग-फू की शुरुआत भी किसने करी थी? बोधिधर्मा ने करी थी। ये तमिलनाडु के सेज थे। ये 5th से लेकर 6th सेंचुरी के आसपास तमिलनाडु से होते हुए बहुत ही लंबी यात्रा करके पहुंचे चाइना में। और चाइना में जब लोगों ने इनको देखा तो लोग अपने आप इनके बहुत बड़े भक्त बन गए। और बोधिधर्मा ने फिर चाइना में शाओलिन जो कुंग-फू है इसकी नींव रखी। आज भी आप देखोगे चाइना में आपको बहुत सारी श्राइन्स मिलेगी बोधिधर्मा की। और बोधिधर्मा को चाइना में ये लोग कहते हैं डामो। इवन जापान में भी आप अगर देखोगे तो बोधिधर्मा का कल्चरल इम्पैक्ट आपको दिखेगा। मैं आपको इम्प्लोर करूंगा कि जब ये वीडियो खत्म होगी ना तो एक बार बोधिधर्मा के बारे में ऑनलाइन गूगल में कहीं सर्च करना, या फिर मैं कोशिश करूंगा कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बाद में कभी लेके भी आऊं आपके लिए। और ये मत समझना कि कल्चरल इम्पैक्ट, कल्चरल डोमिनेंस यहां पर खत्म हो जाती है। आप ब्रिटानिका में जाकर देखो, जो ब्रिटेन की एक बहुत ही फेमस एनसाइक्लोपीडिया है, यहां पर कहते हैं कि जी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी,
इन सब की जानकारी भारत से होके ही चाइना में गई थी। हाँ, ये मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कि ब्रिटानिका खुद अपनी वेबसाइट पर यह लिखती है कि जो ये इन्फ्लुएंस था ना भारत का चाइना पर, ये 15वीं सेंचुरी के बाद रुक गया। 15वीं सेंचुरी तक आपको पता होगा कि नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे इन्वेडर आकर बस गए थे, और फिर 16वीं सेंचुरी से तो मुगल एम्पायर की प्रॉपर शुरुआत भी हो गई थी। तो 15वीं सेंचुरी तक इंडिया का एक बहुत ही डोमिनेटिंग इन्फ्लुएंस था चाइना के कल्चर पे, बिना वॉयलेंस किए। कोई सोल्जर नहीं भेजा, एक कोई लड़ाई नहीं हुई, मगर फिर भी चाइना के लोगों को हमने जीत लिया था। और ये जो सेम कोट है ना, ये राजनाथ सिंह जी ने भी एक बार मेंशन करी थी 2016 में। यहाँ पर आप देख पाओगे अप्रैल 15 2016 का आर्टिकल है। यहाँ पर लिखा है वी डोमिनेटेड चाइना कल्चरली फॉर ओवर 2000 ईयर्स। जो बात चाइना के एम्बेसडर हु शी ने कही थी, वही बात राजनाथ सिंह जी ने यहाँ पर दोहराई कि देखिए चाइना के लोग ये बात कह चुके हैं कि 2000 साल तक हमने डोमिनेट किया था चाइना को। मगर मैं आपको बता दूं कि हु शी जिन्होंने ये कमेंट दी थी, ये कोई उस वक्त चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, तो इसलिए इनकी जो कमेंट है काफी न्यूट्रल है। आज के समय जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है ना, इस स्टेटमेंट से भी चिढ़ जाती है। जब राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट दी थी 2016 में, उसके बाद चाइना का जो सरकारी न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, ये बरस पड़ा राजनाथ सिंह जी पर। ग्लोबल टाइम्स ने खूब आलोचना करी राजनाथ सिंह की, और ये कहा कि आपको ये सब बातें बोलने की क्या आवश्यकता है, इससे लगता है कि इंडिया को घमंड है इस बात का, आपको घमंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक हिस्ट्री थी, उसको सेलिब्रेट करते हैं, आप इसको इतरा के क्यों बोलते हो। मगर मैं आप सबको एक बात बताता हूँ, सूरज जब उठता है ना तो सबको दिखता है। सूर्य के प्रकाश को आप दुनिया से छुपा नहीं सकते। वैसे ही सच्चाई भी ना इवेंचुअली आपकी जुबान पे आई जाती है, चाहे आपको एक स्टेटमेंट से जितना कष्ट होता हो कि राजनाथ सिंह जी ने ये क्यों बोल दिया। चाइना का सरकारी मीडिया उस वक्त काफी गुस्सा था, मगर आज के समय आप फिर देखिए इतिहास का जो एक आपके सामने फैक्ट्स है जिनको आप इग्नोर कर नहीं सकते, वो देखते हुए, वो स्टडी करने के बाद जो चाइना के राजदूत हैं टू बांग्लादेश, ये बोल पड़े कि मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ इंडिया का, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया और चाइना मिलकर काम करें। और मेरे हिसाब से देखिए, इंडिया में भी शायद ही कोई आदमी होगा जो चाहेगा कि बिना वजह चाइना के साथ हमारे रिलेशंस खराब रहें, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे बड़ी ट्रेजेडी होगी इंडिया और चाइना दोनों देशों में जिन लोगों ने पॉवर्टी में बिताए हैं कई सदियां, जिन लोगों ने वेस्टर्न पावर्स के जुल्म झेले हैं, वो लोग आप सोच कर देखिए कितना रिग्रेट फील कर रहे होंगे देखकर आज के समय कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस खराब हैं और इसका बेनिफिट हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज को। मगर प्रॉब्लम ये है कि जो चाइना का अग्रेशन है इंडिया के अगेंस्ट, और जो चाइना का सपोर्ट है पाकिस्तानी टेररिज्म को, इसकी वजह से इंडिया और चाइना प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे एशिया में। बट स्टिल चाइना की तरफ से ये स्टेटमेंट आई, इवन दो अभी रिसेंटली क्या हुआ देखो, जो चाइना के राजदूत हैं भारत में, सन जिनका नाम है, इनका कार्यकाल खत्म हो गया, ये वापस जा रहे थे चाइना में। जयशंकर साहब ने रास्ते में रोक लिया, बोला कि देखिए इंडिया चाइना रिलेशंस को नॉर्मलाइज करने में ना फायदा हमारा भी है और आपका भी है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे जयशंकर साहब ने ये कह दिया कि बॉर्डर पे स्थिति और ज़्यादा नॉर्मलाइज करो, इंश्योर करो कि जो टेंशन बिल्डअप हो गई थी वो इन द फ्यूचर नहीं होगी। इसमें सिर्फ हमारा फायदा नहीं है, ये मत समझ लेना कि हम लोग चाहते हैं कि जी भैया चाइना से हम बच के रहना चाहते हैं। चाइना का भी भला इसमें ही होगा अगर इंडिया के साथ ये पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा आप अगर देखो तो मोदी जी ने बाकी क्वाड कंट्रीज के साथ मिलकर अभी तक शी जिनपिंग को कोई भी कांग्रेचुलेशन नहीं दी। जी हाँ, यहाँ पे मैं कहूँगा कि क्वाड कंट्रीज ने एक अच्छा स्टांस लिया है। ना जो बाइडन ने, ना एंथनी अल्बनीसी ने, ना किशिदा ने, ना पीएम मोदी ने, किसी भी क्वाड लीडर ने अभी तक शी जिनपिंग को कांग्रेचुलेशन नहीं दी। शी जिनपिंग अकेले बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि जिस तरीके से 2017 में मोदी जी ने कांग्रेचुलेट किया था शी जिनपिंग को, वैसे ही कुछ मैसेज आएगा। मगर नहीं, कोई भी मैसेज इंडिया की तरफ से अभी तक नहीं भेजा गया। और वैसे आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हम लोग शी जिनपिंग को कांग्रेचुलेट भी नहीं कर रहे और ये लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जी हम तो आपके फैन हो गए, ऐसी क्या यहाँ पर बात हो गई। देखिए रीजन यहाँ पर थोड़ा बहुत ये भी है कि चाइना इंडिया की इंपॉर्टेंस ऐसे नहीं तो ऐसे समझ रहा है। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो इंडिया चाइना का ट्रेड सिर्फ इसी साल, अभी जो साल खत्म भी नहीं हुआ, सिर्फ इसी साल में $100 बिलियन के ऊपर जा चुका है। और ट्रेड डेफिसिट जो है ना, ये $75 बिलियन के ऊपर जा चुका है। मतलब कि बेसिकली 75% हम परचेज कर रहे हैं चाइना से, सिर्फ 25% कर रहे हैं एक्सपोर्ट। और ये जो अभी अमाउंट है ना, ये साल खत्म होने तक आप अगर देखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, 120-125 बिलियन डॉलर के ऊपर चला जाए। रिकॉर्ड तोड़ रेट पर आज के समय भारत और चीन व्यापार कर रहे हैं। चाइना को बहुत बेनिफिट हो रहा है इंडिया के साथ ट्रेड करके, तो ये बात भी मेंशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
हम लोग भी भावनाओं में ना बह जाएं, ये ना समझना स्टार्ट कर दें कि जी चाइना बहुत अच्छा है। इनका भी कहीं ना कहीं स्वार्थ है। ये लोग भी जानते हैं कि इंडिया की कंज्यूमर मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगी, आने वाले सालों में कोई बड़ी बात नहीं है, इंडिया चाइना का ट्रेड 300 बिलियन 400 बिलियन डॉलर के आसपास जा सकता है, जिसमें प्योर बेनिफिट होगा चाइना को। उस केस में भी अगर स्थिति ऐसी रही जैसे अभी के लिए है, तो उस केस में भी चाइना 250-300 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर रहा होगा इंडिया को, और इंडिया से परचेज कर रहा होगा सिर्फ 150 या फिर 100 बिलियन डॉलर की आइटम्स। तो उस केस में ये लोग फैन नहीं, ये लोग बहुत कुछ मतलब पिताजी वगैरह सब बोलेंगे हमको। तो ये सब बातें मैं आपको बस इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि समीकरण क्या है। कभी भी किसी स्टेटमेंट को लेकर ज्यादा भावुक मत हो जाना। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि वो पहले चाइनीज ट्रैवलर कौन से थे जो चाइना से इंडिया में आए थे। बहुत ही फेमस नाम है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, हु शीजिन, फाहेन या फिर इब्न बतूता या नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लाइफ में, एक बार आप चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम का आपको अटेम्प्ट देना है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए। यहाँ पर पिन कमेंट में आपको मिलेगा लिंक यूपीएससी सब्सक्रिप्शन का, यहाँ पे आप कर सकते हैं क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, पीडीएफ यहाँ पे आपको मिलेगी, लाइव टेस्ट होंगे, लाइव क्विजेज होंगे। और अगर आपके पास अभी टाइम है, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी 2-3 साल का टाइम है, आराम से अटेम्प्ट करना है यूपीएससी एग्जाम कुछ सालों बाद, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइस यहाँ पर लिखा है करीब 2996 रुपीज़ पर मंथ, ये पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पे कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलोइंग, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।